अब इस 21वें सवाल में यहाँ पर व्यय दी हुई है 25 से कम, 50 से कम, 75 से कम, 100 से कम, 125 से कम, और यहाँ पर विद्यार्थियों की संख्या दे रखा है। तो इसकी हमें माध्यिका और समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो हम जानते हैं कि माध्यिका ज्ञात करने के लिए हमारे पास एफ और सी एफ होना चाहिए, और समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक्स भी होना चाहिए और साथ में एफ तो होना ही चाहिए। तो एक्स पता करने के लिए हमारे पास या तो एक्स हमारे पास डायरेक्ट दे रखे हों, जैसे 2, 5, 7, 8 इस प्रकार से। तो इस प्रकार से दिया होगा तो यह तो बन जाएगा एक्स, या हम वर्ग अंतराल से भी पता कर सकते हैं, जैसे 10 से 20 या 20 से 30। तो इससे हम एक्स पता कर सकते हैं। तो जो यहाँ पर 25 से कम, 50 से कम, 75 से कम दिया हुआ है, यहाँ से पहले तो हम वर्ग अंतराल बना लें ताकि हम एक्स का मान प्राप्त कर सकें। तो लिखेंगे वर्ग अंतराल। तो वर्ग अंतराल में चूंकि यहाँ पर 25 से कम दिया हुआ है, और फिर देखिए 25 बढ़ता हुआ चला गया है, 25 फिर 50, 75, 100, 125। तो 25 से कम को हम लिख सकते हैं 0 से 25। मतलब 0 से 25 रुपये के बीच में व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 6 है, और 50 से कम व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 है, और 75 से कम व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 28 है। फिर 100 रुपये से कम व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 38 है, और 125 रुपये से कम व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 46 है। और वर्ग अंतराल में क्या होता है, जैसे 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पर देखिए जो उच्च सीमा होती है वह यहाँ पर निम्न सीमा हो जाती है दूसरे कॉलम में, और जो यहाँ पर देखिए उच्च सीमा 30 है वह निम्न सीमा यहाँ बन गई है तीसरे कॉलम में। तो यहाँ पर जो 25 है तो यह हो जाएगा 25 से 50। तो 25 से 50 रुपये व्यय करने वाले विद्यार्थियों की संख्या 16 तो है नहीं, क्योंकि जो विद्यार्थियों की संख्या 16 है, यह 0 से 50 के बीच में जो व्यय करते हैं उनकी संख्या यहाँ पर 16 दे रखी है। ठीक है, तो यह बारंबारता नहीं दे रखा है, यह संचयी बारंबारता दे रखा है। और संचयी बारंबारता की एक पहचान यह रहेगी, जो भी यहाँ पर संख्याएं दे रखी होंगी वह आरोही क्रम में दी होंगी। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आरोही क्रम ही है 6, फिर 16, 28, 38, 46, मतलब इसका क्रम बढ़ता हुआ चला गया है। और हम पार्ट 1 में सीख चुके हैं कि जब संख्या दी हुई होगी तो उसे हम एफ कहते हैं, और यदि संख्या दे रखी हो और वह संख्या आरोही क्रम में दी हुई हो तो हमें समझ जाना चाहिए कि वह संचयी बारंबारता है। मतलब ज्यों-ज्यों हम आगे बढ़ेंगे त्यों-त्यों संख्याएं बढ़ती हुई जा रही हैं। ठीक है, इसका मतलब यह संचयी बारंबारता है। तो यहाँ पर हम CF लिख सकते हैं। तो वर्ग अंतराल में क्या हो जाएगा, 0 से 25, 25 से 50, 50 से 75, 75 से 100 और 100 से 125। तो चूंकि यह तो संचयी बारंबारता है, और माध्यिका या समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास F भी होना चाहिए। तो F तो हमारे पास है नहीं, तो पहले तो यहाँ से हम F पता कर लें। तो F किसे कहते हैं, तो F बारंबारता को कहते हैं। तो यह कॉलम बना लें बारंबारता का। तो बारंबारता कैसे पता करते हैं, जैसे कि जब बारंबारता दिया होता था तब हम संचयी बारंबारता कैसे पता करते थे, जैसे मान लेते हैं 6 है, 7 है, 5 है, 2 है। तो यदि यह बारंबारता है तो हम संचयी बारंबारता कैसे निकालते हैं, 6 का 6 रखते हैं, फिर 6 में 7 जोड़ते हैं 13, फिर 13 में 5 जोड़ेंगे 18, फिर 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा। तो यदि हमारे पास संचयी बारंबारता दे रखी हो तो हम बारंबारता कैसे पता करेंगे, देखिए जैसे कि बारंबारता का जो पहला पद होता है वह संचयी बारंबारता में होता है। ठीक है, तो संचयी बारंबारता का जो पहला पद होगा वही बारंबारता में पहला पद हो जाएगा। तो यहाँ पर 6 है तो 6 का 6 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम नीचे से ऊपर वाली संख्या घटाते हुए आगे हम बढ़ते रहेंगे। तो 13 में से 6 घटाएंगे, देखिए 7 बच गया। ठीक है, फिर इसी प्रकार 18 में से हम 13 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। फिर 20 में से 18 घटाएंगे, कितना बचेगा, 2 बचेगा। इसी प्रकार अब हम यहाँ बनाएंगे कि हम नीचे वाली संख्या से ऊपर वाली संख्या घटाते हुए यहाँ पर रखते रहेंगे। तो 16 में से जब हम 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 10 बचेगा। फिर 28 में से हम 16 घटाएंगे। ठीक है, तो 28 में से 16 घटाएंगे 12 बचेगा। फिर 38 में से अब हमें 28 घटाना होगा तो 10 बचेगा। अब 46 में से 38 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 8 बचेगा। मतलब संचयी बारंबारता से यदि बारंबारता बनाना हो तो जो भी संचयी बारंबारता का पहला पद होगा वह ज्यों का त्यों रख दिया जाएगा, और फिर नीचे वाली संख्या से हम ऊपर वाली संख्या घटाते हुए नीचे की ओर चलते रहेंगे तो बारंबारता प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो चूंकि यह बारंबारता है और बारंबारता को हम F से प्रदर्शित करते हैं। तो जैसे कि बारंबारता से हम संचयी बारंबारता प्राप्त करते थे तो जो बारंबारता का योग आता था वह संचयी बारंबारता के अंतिम चरण के बराबर आता था। ठीक है, तो अंतिम चरण में यहाँ पर 46 है। इसका मतलब जब हम
इस एफ को जोड़ेंगे तो 46 हमें प्राप्त होना चाहिए। तो यहाँ पर जोड़ लें, सिग्मा एफ बराबर 12 8 20 और 10 30 और 10 40 46 और लास्ट में यहाँ पर भी 46 है। इसका मतलब बारंबारता सही निकाली गई है। तो माध्यिका तो इतनी ही सारणी से हम ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि माध्यिका के लिए एफ होना चाहिए और सी एफ होना चाहिए, जो कि हमारे पास है। तो सबसे पहले तो माध्यिका ज्ञात कर लें, बाद में समांतर माध्य ज्ञात कर लेंगे सारणी को आगे बढ़ाकर। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए हम जानते हैं कि सबसे पहले तो हम यन देखते हैं और सिग्मा एफ ही यन कहलाता है। तो लिखेंगे एन बराबर, और फिर देखते हैं कि जो संख्याएं दी हुई हैं वो वर्ग अंतराल में तो नहीं दी हुई हैं। अगर वर्ग अंतराल में दी हुई है तो हमें n/2 करना पड़ेगा। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर वर्ग अंतराल ही दिया है इसलिए यहाँ पर n/2 करेंगे, और यदि यहाँ पर वर्ग अंतराल में नहीं दिया होता, संख्याएं यहाँ डायरेक्ट दे रखी होती, तब हम सिर्फ यन देखते और फिर हम सम और विषम वाला सूत्र लगा देते। तो n/2 कितना हो जाएगा, 46/2 हो जाएगा, और 46 जब 2 करेंगे तो यह रह जाएगा 23। तो जो यह 23 आया है, अब हम देखेंगे संचयी बारंबारता में कि 23 कहाँ पर है। तो 23 यह 28 में आएगा। ठीक है, 16 से ज्यादा है और 28 से कम है, और हम बड़ी वाली संख्या लेते हैं तो 28 हम देखेंगे। तो 28 के ठीक सामने वाला यह वर्ग कौन सा है, 50 से 75। पहले क्या होता था, यह संचयी बारंबारता यहाँ होती थी और यफ यहाँ होता था। इस बार संचयी बारंबारता यहाँ पर है और यफ इधर है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं जो कि वर्ग 50 से 75 में है। तो इस वर्ग अंतराल से हम दो चीजें पता कर सकते हैं, एक तो यल कितना हो जाएगा 50, और यहाँ से आई कितना हो जाएगा, चूंकि इनके बीच में 25 का डिफरेंस है इसलिए आई बराबर 25 हो जाएगा। और चूंकि हमें कैपिटल एफ की भी जरूरत है तो कैपिटल एफ कितना हो जाएगा, चूंकि हम संचयी बारंबारता 28 लिए हैं तो 28 के ठीक ऊपर वाली संख्या ही कैपिटल एफ कहलाता है। तो 16 तो हो जाएगा एफ, और स्मॉल एफ कितना हो जाएगा, स्मॉल एफ इसी 28 के सामने वाला जो भी एफ होगा वही हो जाएगा स्मॉल एफ। तो चूंकि 28 के सामने 12 है इसलिए स्मॉल एफ कितना हो जाएगा 12। अब माध्यिका का सूत्र लगा दें तो लिखेंगे, इसलिए माध्यिका बराबर, माध्यिका का सूत्र क्या होता है, L प्लस n/2 माइनस कैपिटल एफ अपान स्मॉल एफ और इंटू में आई। तो अब इसमें सबके मान रख दें तो L का मान है 50 प्लस n/2 है 46 माइनस कैपिटल एफ है 16 अपान स्मॉल एफ कितना दिया हुआ है 12 और गुणे आई कितना दिया हुआ है 25। तो अब हम इसे हल कर लें तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 23 में से हमें 16 घटाना है तो बचेगा 7 और बटे में है 12, फिर गुणे 25। तो क्या हो जाएगा 50 प्लस 25 सत्ती 175, तो 175 बटे हो जाएगा 12, फिर बराबर 50 प्लस 50 में हम उतना जोड़ेंगे जितना कि 12 से 175 में भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा। तो 12 से 175 में भाग करा लें। तो इसको भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा 14.583। तो जो यह तीसरा अंक 3 है, यह चूंकि 5 से छोटा है इसलिए इस 3 को हम हटा सकते हैं। तो जब हम 50 में 14.58 जोड़ेंगे तो 50 और 14 हो जाएगा 64.58। और चूंकि यहाँ पर रुपयों की बात की गई थी तो हम इसका मात्रक रुपये भी लिख सकते हैं। अतः माध्यिका का आंसर आ जाएगा 64.58 रुपये। अब चूंकि हमें समांतर माध्य भी ज्ञात करना है तो समांतर माध्य हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं इसको हटाकर। तो चूंकि समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास यक्ष भी होना चाहिए, तो यहाँ पर पहले तो हम मध्यमान पता कर लें और मध्यमान ही x कहलाता है। तो मध्यमान हम कैसे पता करते हैं, तो मध्यमान हम वर्ग अंतराल से पता करते हैं। तो मध्यमान हम कैसे पता करते हैं, निम्न और उच्च सीमा जोड़कर उसका आधा करके। तो 0 में 25 जोड़ेंगे 25 हो जाएगा और 25 का आधा 12.5 हो जाएगा। और चूंकि इनके बीच में 25 का डिफरेंस है इसलिए हम अब 25 बढ़ाते हुए आगे चल सकते हैं। तो 12 में 25 जोड़ेंगे 37 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा 37.5। या जोड़कर भी देख सकते हैं 25 और 50 75 हो जाएगा और 75 का आधा 37.5। तो इसी प्रकार हम 25 जोड़ते हुए आगे चल सकते हैं। तो अब हमारे पास चूंकि f भी है x भी है तो अब हम समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। या तो fx का योग करके जो भी fx का योग आएगा उसको हम भाग करा देंगे 46 से, तो समांतर माध्य निकल आएगा। या यदि हम गुणा नहीं कराना चाहते हैं, इन संख्याओं को छोटा करना चाहते हैं, तो हम यहाँ पर 62.5 को a मान सकते हैं। ठीक है, जो कि हम सीख चुके हैं।
तो चूंकि यहाँ पर f और x की गुणा आसानी से हम करा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर f और x की गुणा करा लें। ठीक है, और यदि गुणा कठिन लग रही है तो हम कल्पित माध्य a भी मानकर d निकाल लेंगे। ठीक है, या fx की डायरेक्ट गुणा ही करा लें। तो 6 की गुणा हमें करानी है 12.5 में, तो यह हो जाएगा 6 पंचे 30 हासिल 3, 12 छंग 72 और 3 75, तो यह हो जाएगा 75.0। तो इस 0 को हम हटा सकते हैं। ठीक है, फिर 37.5 की गुणा 10 से कराएंगे, तो चूंकि 10 में एक 0 है और 1 पर दशमलव हमें लगाना भी है, तो यह 0 हट जाएगा, तो सीधे सीधे हो जाएगा 375। फिर 12 से इसकी गुणा कराएंगे 62.5 में, तो 12 पंचे 60, 12 दूनी 24 और 6 30, 12 छंग 72 और 3 75, तो यह हो जाएगा 750 और दशमलव के बाद 0 है, इसलिए इसको हम हटा सकते हैं। फिर इसकी गुणा कराएंगे तो यह भी इसके जैसा ही हो जाएगा 875। फिर 8 से गुणा कराएंगे तो 8 पंचे 40 हासिल 4, 8 दूनी 16, 4 20 हासिल 2, 8 कम 8 2 10 हासिल 1, 8 कम 8 1 9, तो यह हो जाएगा 900.0। तो इस 0 को हम हटा सकते हैं। तो अब हम fx का योग पता कर लें, तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा fx बराबर, तो यह हो जाएगा 5 5 10, 5 15 का 5 हासिल 1, 8 7 15, 5 20 और 7 27 का 7 हासिल 2, 5 और 7 12, 12 8 20 और 9 29, तो यह हो जाएगा 2975। तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर, तो समांतर माध्य का यही प्रत्यक्ष विधि वाला सूत्र लगा दें, क्योंकि यहाँ पर ज्यादा कुछ किया ही नहीं गया है, सिर्फ fx की गुणा कराई गई है। तो सिग्मा fx अपान सिग्मा f, तो सिग्मा fx का मान आया है 2975 और बटे में है 46। तो अब 46 से भाग कराने पर जितना आएगा वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा 64.67। ठीक है, और चूंकि यहाँ पर रुपयों की बात की गई है इसलिए यहाँ पर रुपये भी लिख दें। अतः समांतर माध्य का जो आंसर आया है वह आया है 64.67। अतः यह हो जाएगा हमारा आंसर। अब इस 22वें सवाल में हमें इस सारणी से समांतर माध्य और बहुलक ज्ञात करना है। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए हमें इस सारणी को आगे बढ़ाने की कोई आवश्यकता तो है नहीं, क्योंकि बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं जो कि यहाँ पर 23 है। तो इसी की सहायता से हम बहुलक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन पहले हमें समांतर माध्य ज्ञात करना है। तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए हमारे पास f और x होना चाहिए। तो f तो हमारे पास है क्योंकि यहाँ पर बारंबारता दे रखा है और बारंबारता ही f कहलाता है। तो हमें x की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर वर्ग अंतराल दिया हुआ है, तो इस वर्ग अंतराल से पहले हम मध्यमान पता करेंगे और मध्यमान ही x कहलाता है। तो यह तो हो गया x, तो क्या हो जाएगा 3 में 6 जोड़ेंगे 9 हो जाएगा और 9 का आधा करेंगे 4.5 हो जाएगा। अब चूंकि इनके बीच में 3 का अंतर है इसलिए हम 3 बढ़ाते हुए भी चल सकते हैं। तो 4 में 3 जोड़ेंगे 7 हो जाएगा 7.5, फिर 7 में 3 जोड़ेंगे 10.5, फिर 10 में 3 जोड़ेंगे 13.5, फिर 16.5, फिर 19.5, फिर 22.5। तो f भी हमारे पास है, x भी हमारे पास है। तो जैसे कि अभी 21वें सवाल में fx की गुणा कराकर समांतर माध्य ज्ञात कर लिया गया था, तो यहाँ पर भी हम fx की गुणा कराकर समांतर माध्य ज्ञात कर सकते हैं। या हम जो x में यहाँ दशमलव आए हैं इन दशमलव को हम हटा सकते हैं, तब हमारी गुणा और आसान हो सकती है। तो 21वें सवाल में fx की गुणा तो सीख चुके हैं। अब इसमें यदि हम x को छोटा करना चाहें तो कैसे करेंगे? बीच वाली संख्या को हम a मानते हैं, तो बीच में यहाँ पर क्या है 13.5, तो 13.5 हो जाएगा a। तो जब यहाँ पर a माना गया है तब अब क्या निकलेगा d निकलेगा। d कैसे निकालेंगे? प्रत्येक x में से हम a घटाएंगे। तो अब क्या करेंगे 13.5 में से हम प्रत्येक संख्या घटाते हुए नीचे की ओर आते रहेंगे। तो जब तक हम इसके सामने नहीं आएंगे ऊपर की सारी संख्याएं माइनस की रहेंगी। ठीक है, ये तो सब कुछ जान ही चुके हैं। तो 13 में से 4 घटाएंगे बचेगा 9, और जो यहाँ दशमलव के बाद 5 है यह तो हट ही जाएगा, क्योंकि 13.5 में से जब हम 4.5 घटाएंगे तो 5 में से 5 घटाएंगे 0 बचेगा और इधर बचेगा 9। ठीक है, तो यह हो जाएगा 9.0, जिसे हम सिर्फ 9 लिख सकते हैं। फिर 13 में से 7 घटाएंगे 6 रह जाएगा। फिर 13 में से 10 घटाएंगे 3 बचेगा, और फिर 13 में से हमें 13 घटाना होगा तो बचेगा 0। तो चूंकि a के ऊपर की सारी संख्याएं माइनस की रहती हैं तो यहाँ पर हम माइनस लगाएंगे। अब इस a के नीचे वाली जो संख्याएं आएंगी उनका मान प्लस में आएगा। तो 16 में से 13 घटाएंगे बचेगा 3, फिर 19 में से 13 घटाएंगे बचेगा 6, फिर 22 में से 13 घटाएंगे बचेगा 9। तो पहले देखिए f और x की गुणा करानी थी, अब हमें f और d की गुणा कराना है, क्योंकि x को छोटा कर लिया गया है। ठीक है,
तो यहाँ पर लिखेंगे FD। तो अब F और D की गुणा करा लें तो यह हो जाएगा 9 दूनी 18, वो भी माइनस का, फिर 6 पंचे 30 माइनस का, फिर 21 तिहाई 63 माइनस का, 23 की गुणा 0 से कराएंगे 0, 10 तिया 30, 12 छंग 72 और 9 तिया 27। तो अब चूंकि हमें इसके योग की जरूरत पड़ेगी तो पहले तो हम सिग्मा FD पता कर लें, मतलब इसको जोड़ लें। तो हम जानते हैं कि माइनस वाली अलग और प्लस वाली अलग जोड़ी जाएंगी। तो माइनस वाली संख्याओं में यहाँ पर 18, 30 और 63 है, तो यह हो जाएगा 8 3 11, 6 4 10 और 11, 111 हो जाएगा, वो भी माइनस का। और यदि प्लस वाली संख्याएं जोड़ेंगे तो 7 और 2 9 हो जाएगा, और 7 2 9 और 3 12। ठीक है, तो यह हो जाएगा 129। अब 129 चूंकि बड़ा है तो 129 में से 111 घटाएंगे तो बचेगा 8, 1 18 बचेगा, वो भी प्लस का, क्योंकि प्लस वाली संख्या बड़ी है। तो यहाँ पर लिखेंगे सिग्मा FD बराबर 18। तो लिखेंगे इसलिए समांतर माध्य बराबर, तो चूंकि यहाँ पर कल्पित माध्य A माना गया है इसलिए हम कल्पित माध्य A वाला सूत्र लगाएंगे, जो कि होता है A प्लस सिग्मा FD अपान सिग्मा F। तो A का मान यहाँ पर कितना है 13.5 प्लस सिग्मा FD कितना आया है 18 और अपान सिग्मा F। तो सिग्मा F का मतलब F का जोड़। तो जब हम बारंबारता को जोड़ेंगे तो इसका योग आएगा 76। ठीक है, तो इसके बटे में रख दें 76। अब इसे हम 2 से काट सकते हैं, तो 2 नाम 18, 2 तिहाई 6, 2 अट्ठे 16। तो यह हो जाएगा 13.5 प्लस 9 बटा 38। अब 13.5 में हम उतना जोड़ेंगे जितना कि 38 से 9 में भाग कराने पर हमें प्राप्त होगा। तो 38 से 9 में भाग करा लें तो यह आ जाएगा 0.237, तो प्लस 0.237। तो जब हम 13.5 में 0.237 जोड़ेंगे इस प्रकार से, तो यहाँ पर हम 0 लगा सकते हैं, तो यह हो जाएगा 7 3 7 और 3 1। तो यह हो जाएगा 13.737। चूंकि दशमलव के बाद 2 ही अंक काफी होते हैं तो हम इस 7 को हटा सकते हैं। तो हम सीख चुके हैं कि जब भी हम किसी अंक को हटाते हैं तो यदि वह अंक 5 से बड़ा है तो उससे पहले वाला एक अंक बढ़ जाएगा। तो चूंकि 7 5 से बड़ा है इसलिए इससे पहले वाला अंक जो 3 है इसकी जगह पर हो जाएगा 4। तो यह हो जाएगा 13.74। अतः जो समांतर माध्य का आंसर आएगा वह यह आएगा। तो एक आंसर तो हमारा आ गया। अब चूंकि हमें बहुलक भी ज्ञात करना है तो इसे हटाकर यहाँ पर बहुलक ज्ञात कर लें। तो यहाँ पर लिखेंगे बहुलक के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बहुलक ज्ञात करने के लिए हम सबसे बड़ी बारंबारता देखते हैं। तो चूंकि यहाँ पर सबसे बड़ी जो बारंबारता है वह 23 है, तो 23 ही हो जाएगा F1 और इसके ऊपर हो जाता है F0 और 23 के नीचे हो जाएगा F2। और चूंकि सूत्र में यल की भी जरूरत है तो यल क्या हो जाएगा, 23 के सामने जो वर्ग अंतराल है वह है 12 से 15, तो निम्न सीमा इसमें 12 है तो यल हो जाएगा 12 और इनके बीच का अंतर 3 है तो आई हो जाएगा 3। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि सबसे बड़ी बारंबारता 23 है जो कि यह किस वर्ग में है 12 से 15 में, इसलिए यल कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। इनके बीच का अंतर है 3 तो आई हो जाएगा 3 और F1 हो जाएगा 23, F0 हो जाएगा 21 और F2 हो जाएगा 10। तो लिखेंगे इसलिए बहुलक बराबर, तो बहुलक का सूत्र लगा दें जो कि होता है L प्लस। अब इस सूत्र में सबके मान रख दें तो यल का मान है 12, तो 12 प्लस F1 है 23 माइनस F0 है 21 अपान 2F1 जो कि है 23 माइनस F0 है 21 माइनस F2 है 10 और गुणे में हमें रखना है I जो कि है 3। तो क्या हो जाएगा 12 प्लस 23 में से 21 घटाएंगे बचेगा 2 अपान 23 दूनी हो जाएगा 46। तो प्लस का हो गया 46 और माइनस के हैं 21 और 10, तो इनको जोड़कर इसमें से घटा दें तो 21 और 10 हो जाएगा 31। तो 31 इसमें से कम कर लें तो हो जाएगा 5 1 15 बचेगा। तो बटे में डायरेक्ट हम यहाँ पर 15 लिख सकते हैं और गुणे में है 3, तो 3 कम 3 3 बचे 15। तो यह बचेगा 12 प्लस 2 बटा 5। तो जब हम 5 से 2 में भाग कराएंगे तो यह आ जाएगा 0.0 लगाएंगे 5 चक्कू 20, तो यह आ जाएगा 0.4। तो लिखेंगे 12 प्लस 0.4। तो 12 में जब 0.4 जोड़ेंगे तो 12.4 हो जाएगा, तो 12.4। अतः बहुलक का जो आंसर आएगा वह आएगा 12.4। अतः यही हो जाएगा हमारा आंसर।